हमारा जो पड़ोसी मुल्क है तुर्किया, जहां पर जलजले से कई जानें चली गई हैं। पहला जो जलजला आया वो 7.9 का था और 10 घंटे बाद एक और जलजला आया। मौजज़ाती तौर पर एक खातून को जिंदा निकाला गया। ऐसे ही एक मनाजिर थे अडाना में, जहां पर एक जख्मी बच्चे को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। 100 साल तारीख का सबसे ज्यादा शिद्दत का जलजला जो है वो आया है गाजियाबाद में। ताज़ा इतलात है 1400 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं और 6000 के करीब जख्मी हैं। बट मौजूद हैं जो कि वहाँ के रिहायशी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस सूबे में रहते हैं और उनकी तरफ कितना नुकसान हुआ है। वो इस्तांबुल में यहाँ झटके इतना एहसास नहीं हो सका, मगर यहाँ सदमा और तकलीफ काफी ज्यादा है। और अभी इसकी इतलात क्लियर हुई नहीं थी कि कितना जो है नुकसान हुआ है। और उसके बाद नया जलजला आ गया है, जिसकी वजह से जो इमारतें टूटते हुए बची थी वो भी गिरना शुरू हो गई हैं। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि दुबई में एक तवील अदालत के बाद कल इंतकाल कर गए, अपने दौर इक़्तिदार में कई उरूज और ज़वाल देख उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों पर भारत का गुरूर खाक में मिलाया। परवेज मुशर्रफ साहब शफीक इंसान और रहमदिल भी थे लोगों के लिए जो जरूरतमंद है। तो जहां उन्होंने वो कारगिल का एरिया तो कब्जा किया था, वहां पे अपने जवानों के साथ उन्होंने रात गुजारी थी उस पहाड़ी पे जा। हम बात करेंगे उसामा सत्ती कत्ल केस की, जिसमें अदालत का एक बड़ा फैसला नाजरीन सामने आ गया है। दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुल्जिमान को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। आप क्या कहेंगे नदीम साहब? इंसाफ की तवक्को नहीं थी। जो मौजूदा हालात हैं हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के, अल्लाह का बहुत करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमें जाना इस अपने बच्चे का कि कातिलों को सजा हुई है और हमें इंसाफ मिले। पंजाब के शहर खानका शरीफ से एक अफसोसनाक खबर आई, जहां 2 अफराद ने असलहे की जोर पर 15 साल लड़की को उसकी मां के सामने गैंग रेप का निशाना बनाया। फिर उससे अगले ही दिन ऐसी खबर मंजर आम पर आई। इस बार ये खबर थी कराची के इलाके बल्दिया टाउन से, जहां एक 9 उम्र लड़की को 4 अफराद ने अगवा करने के बाद गैंग रेप का निशाना बनाया। इस मुल्क में कन्विक्शन रेट 0.2% है। हर 2 घंटे के बाद एक औरत पाकिस्तान में रेप होती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे। और इवन दो आपके पास एंटी रेप एक्ट आई है, जिसकी मैं भी स्पेशल कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं मेंबर हूँ, और उसमें बहुत हमने मेहनत की है और बहुत मेहनत के बाद ये लॉ जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाया है। मगर नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी कि उसका नाम भी आया हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, दिल बहुत दुखी है और तकलीफ़ में है, और आज तकलीफ़ इसी बात की है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है तुर्किया, जहाँ पर जलजले से कई जानें चली गई हैं। और आज मैं इसी मौजू से अपने शो का आगाज़ करूँगी, जिसमें हमने देखा कि पहला जो जलजला आया वो 7.9 का था और 10 घंटे बाद एक और जलजला आया जिसकी शिद्दत बताई जा रही है 7.6। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। तुर्की में जलजला आया नाजरीन, उसमें ज़मीन बोस होने वाले घर से मौजज़ाती तौर पर एक खातून को जिंदा निकाला गया। खातून की आवाज़ सुनकर रेस्क्यू एहलकारों ने जब मलबा हटाना शुरू किया और एक एहलकार ने बमुश्किल अंदर उतरकर खातून को जिंदा सलामत बाहर निकाला। खातून की गर्दन और उनकी कमर पर शदीद चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। ऐसे ही एक मनाजिर थे अडाना में, जहाँ पर एक ज़ख्मी बच्चे को मलबे से ज़िंदा बाहर निकाला गया, जिसके मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं। बच्चे को शदीद चोटें आईं और उसे स्ट्रेचर पर रखा गया, उसे ऑक्सीजन भी लगाई गई। तुर्किया और शाम में शदीद जलजले से हलाक होने वालों की तादाद 900 से भी तजावुज़ कर गई है। ज़ख्मी होने वाले और अभी भी ये तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जो बुलंद बाला इमारतें थीं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे तुर्किया से हमारे साथ मौजूद हैं सगीर रामे, उनसे हम बात करते हैं। सगीर, आपने क्या कुछ देखा और अभी क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान बता रही है हुकूमत? जी बिल्कुल, बड़ा बदकिस्मती से एक बहुत ही बड़ा सानिया पेश आया है तुर्की में। और यहाँ पर सुबह 4:17 पर 100 साल तारीख का सबसे ज़्यादा शिद्दत का जलजला जो है वो आया है गाजियाबाद में। और उससे अब तक की जो ताज़ा इतलात हैं 1400 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं और 6000 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों के लिए एमरजेंसी हॉस्पिटल्स में नाफिज कर दी गई है। बड़ी तादाद में मौसम की शिद्दत की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और
बड़ी तादाद में रेस्क्यू की टीमें मुल्हिका सूबों से भी पहुंच रही हैं मुतासरा इलाकों में, और बड़ी तादाद में अवाम भी रेस्क्यू टीमों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है और कोशिश कर रहे हैं कि जिनको मलबे तले से निकाल के जिंदा बचाया जा सके। अच्छा, कौन सा रीजन सगीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है तुर्किया का? बेसिकली ये नूरदा का इलाका है जो बुनियादी तौर पर गाजियान्ताप जो है वो सूबा है, वहाँ पर ये ज़ल्ज़ला आया है। इसके साथ साथ जो उस्मानिये है, उसके बाद मालताइये है, उसके साथ अदना है, अदना के साथ दियारे बाकर है। तो ये जो उससे मुल्हिका इलाके थे, कारामान माराश जो सूबा है से मुल्हिका जो इलाके थे, वो सारे मुतासर हुए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 10 सूबों पर ये रिपोर्ट हो रहा है ये ज़ल्ज़ले की जो शिद्दत की वजह से जो कैजुअलिटी और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई हैं और मुनहदम हुई हैं। और ये तो जो 10 घंटे बाद ये दोबारा जो ज़ल्ज़ला आया, इसकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद क्या सूरत हाल हुई? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो इजला हैं, पहले इब्तदाई तौर पर 4 सूबों में ये रिपोर्ट हुआ था कि ज़ल्ज़ले की 7.8 शिद्दत की वजह से कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, लेकिन ये जो दोबारा 9 घंटे बाद दोबारा 7.5 शिद्दत का जो दोबारा आफ्टर शॉक आया है, इसका दायरा कार जो है वो तकरीबन 90 किलोमीटर दूर था पहले मरकज से, जिसकी वजह से बाकी जो सूबे हैं वो भी मुतासर हुए हैं। और दिन के टाइम बहुत सारी बाकी सूबों में जो इमारतें हैं वो मुनहदम हुई हैं। ठीक है सगीर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त अदबट मौजूद हैं जो कि वहाँ के रिहायशी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किस सूबे में रहते हैं और उनकी तरफ कितना नुकसान हुआ है, वो कैसे हैं। आदिल साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इस्तांबुल में यहाँ झटके इतना एहसास नहीं हो सका, मगर यहाँ सदमा और तकलीफ काफी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग के जो सुबह का आगाज ही इस खबर से हुआ था और अभी इसकी इतलात क्लियर हुई नहीं थी कि कितना जो है नुकसान हुआ है। और उसके बाद नया ज़ल्ज़ला आ गया है जिसकी वजह से जो इमारतें टूटते हुए बची थी वो भी गिरना शुरू हो गई हैं। अच्छा, क्योंकि अभी आपने बताया कि आप इस्तांबुल में हैं, आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है अभी इस्तांबुल की? इस्तांबुल में शॉक्स का ज़्यादा महसूस नहीं किया जा सकता, मगर जो तकलीफ है, जो मसाइल इस टाइम वहाँ से खबरें आ रही है, मनाजिर आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और लोगों से कहा जा रहा है कि घरों में ना रहें, बाहर ना निकलें। और ईस्टर्न मेडिटेरियन में इस टाइम सुनामी की जो वार्निंग है वो दे दी है आफात ने। आफात यहाँ का इदारा है जो आफात में और दूसरे मसाइल में जो काम करता है, उसने ईस्टर्न मेडिटेरियन में जो है सुनामी की भी कॉल दे दी है। और इसके अलावा अभी तक हमारे पास जो मालूमात हैं वो सुबह के ज़ल्ज़ले की हैं, वो भी मुकम्मल नहीं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, आप अकेले रहते हैं, आपकी फैमिली है, दोस्त अहबाब हैं? जी, मेरा यहाँ पे कारोबार है और इस सिलसिले में यहाँ मैं ज़्यादातर अकेला होता हूँ और साथ में काफ़ी सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है और कोलीग्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, कुछ फैमिली यहाँ पे रहती हैं और हम लोग काफ़ी इंगेज हैं पे स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, ये जो सूबे जो मुतासर हुए हैं, 10 सूबों का बताया जा रहा है दिल साहब, आप ज़ाहिर है आपके भी दोस्त अहबाब यहाँ पर होंगे, कुछ सूरत हाल आपको और पता चल पाई? हुकूमत की तरफ से किस तरीके से बताया जा रहा है सब कुछ? अभी वहाँ पे जो है एयर कॉरिडोर खोल दिया गया है आर्मी के लिए, इमदाद के लिए। वहाँ पे हालात इतने बुरे हैं कि जो गैप का वहाँ पे जो सबसे मेजर एयरपोर्ट है उसका रनवे तक वहाँ पे इससे मुतासिर हो चुका है। और जो वहाँ के 10 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं उसके बाद। और आप ये सोचते हैं कि जिस चलते हुए एकदम से इमारतें गिर रही हैं, एक जो है अजाब का वहाँ पे मंजर है, क़यामत बरपा है वहाँ पे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। आदिल साहब, अपना ख्याल रखिए, हमारी दुआएं, पूरे पाकिस्तानियों की दुआएं, तुर्किया के तमाम लोग जो पाकिस्तानी, जो दूसरे ममालिक के ख़ुद वहाँ के लोग रहते हैं, उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं, आप लोगों के साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मकामी रिहायशी तुर्किया के इस्तांबुल से हमसे बात कर रहे थे और हमारी पूरी दुआएँ, नेक तमन्नाएँ हैं। अल्लाह पाक ये तमाम मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। और ये तकलीफ़ का वक्त है, ये तकलीफ़ की घड़ी है, इसमें पाकिस्तान के तमाम लोग, पूरी कौम आपके साथ है। हमारी नेक दुआएं, तमन्नाएं हमारे जो भाई हैं तुर्किया के, हमारी बहनें हैं, उनके साथ हैं। आगे बढ़ूंगी और परवेज़ मुशर्रफ, एक बाब जिसका अख्तिताम हुआ, साबिक़ सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि दुबई में एक तवील अदालत के बाद कल इंतकाल कर गए।
और उनका जस्ते खाकी आज रात 9 बजे बताया जा रहा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कराची पहुँचेगा और कराची में ही इनकी तदफीन की जाएगी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ, जिनकी कुछ शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे, उनके एक हाथ में होती थी छड़ी, कमांडो यूनिफॉर्म, लॉन्ग बूट, पूरी शान से चलने वाले परवेज़ मुशर्रफ बतौर फौजी कमांडर कई कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए। अपने दौर इक़्तिदार में कई उरूज व ज़वाल देखे। उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों पर भारत का गुरूर खाक में मिलाया। 1965 और 1971 की जंगों में बहादुरी के जौहर दिखाए। परवेज़ मुशर्रफ फौजी वर्दी में एक सहर अंगेज शख्सियत के साथ वर्दी उतारने के बाद भी मुखालिफिन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुए। वो पाकिस्तान आर्मी के एक 4 सितारा जनरल थे जो 1999 में वफाकी हुकूमत के कामयाब फौजी कब्जे के बाद पाकिस्तान के 10वें सदर बने। 1998 से लेकर 2001 तक 10वें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और 1998 यानी कि 1998 से लेकर 2007 तक 7वें सरबराह पाक फौज के तौर पर भी खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी। परवेज़ मुशर्रफ के 1999 से 2008 के दौर में मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के लिए जारी मंसूबों के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत दीगर खुद इन्हिसारी पर मुश्तमिल दिफाई मंसूबों का आगाज़ किया गया। उनके दौर को बेहतर मुआशी दौर समझा जाता है जहां पाकिस्तान IMF के कर्ज से निजात हासिल कर सका था। तकरीबन 9 साल सदर पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद परवेज़ मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए और लगभग गुज़िश्ता 8 बरस से पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुकीम थे, जहाँ वो एक तवील अलालत से नबर्द आजमा होने के बाद दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। एक सफ़र था, एक अहद था जो कि अब तमाम हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन है APML के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। साबिक़ जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ की शख्सियत जिसके बारे में हम जितनी बात करें शायद कम हो, लेकिन आपका भी एक वक्त गुजरा। कैसा वक्त गुजरा आपका और आप क्या कहना चाहेंगे आज? जी बहुत शुक्रिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत मौसम थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके साथ हमारी जो रफाकत है तकरीबन 20 साल पे मुहित है। जब वो फौज में थे, फिर वो आर्मी चीफ में बने, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ बने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो वो पार्टी के भी 9 साल में उनके साथ रहा। तो मैंने उनको एक बहुत ही एक तो शफीक इंसान और रहमदिल भी थे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, और उसके बाद बड़ी शफकत से उन्होंने सबको समझाते भी थे, साथ भी लेके चलते थे। और जहाँ तक फौज की बात है तो वो बेहतरीन मैं समझता हूँ कमांडर थे, क्योंकि वो जो SSG गार्ड उन्होंने जो जंगे पहली 65 और 71 की जंगे उसमें वो इंडिया के बहुत अंदर जाके भी प्रोब करके सारा कुछ पीछे बैक आर्मी को सपोर्ट करते रहे, बताते रहे। वो एक जुर्रत होती है कि फौजी किसी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाके वहां से फिर सारी इंफॉर्मेशन दे। कारगिल में अभी आपने भी जिक्र किया, तो जहां उन्होंने वो कारगिल का एरिया तो कब्जा किया था, वहां पे अपने जवानों के साथ उन्होंने रात गुजारी थी उस पहाड़ी पे जाके। मतलब ये भी बड़ी जुर्रत की बात है कि एक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान है और दूसरे उस वक्त तो दुश्मन मुल्क के अंदर जाके अपना ये टाइम गुजारना। इसके बाद आप देख लें कि उन्होंने फौजी महाजों पे भी कामयाबी की। जब इंडिया ने बॉर्डर पे फौज लेके आ गए हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, उसको भी उन्होंने किस तरीके से बड़े उन्होंने एक सफारती कोशिशों के साथ उनको वापस पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। उनको ये मौका नहीं दिया कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। उनकी सफारतकारी भी जो है वो भी बड़ी बेहतरीन सफारतकारी है। गो कि वो एक फौजी हुक्मरान थे, लेकिन एज ए सफारतकार भी उन्होंने हर, लेकिन जाहिर है आपने एक शख्सियत का एक और पहलू बताया डॉक्टर साहब कि वो बज़ाहिर जो इतनी सख्त गीर उनकी शख्सियत लगती थी, उसके पीछे आपने कहा कि एक दर्दमंद शख्स था जो कि लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करता था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साहब। अब अपनी अगले मौजू पर बढ़ेंगे और हम बात करेंगे उसामा सत्ती कत्ल केस की, जिसमें अदालत का एक बड़ा फैसला नाज़रीन सामने आ गया है। दोनों मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत और 3
3 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुल्जिमान को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने 31 जनवरी को ट्रायल मुकम्मल किया था और इस पर फैसला महफूज किया था। इसी पर हम बात करेंगे। उनके वालिद उसामा सत्ती के हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि एक वालिद से उसके बेटे के मुतालिक पूछना, लेकिन जाहिर है ये एक बड़ी कामयाबी भी है कि कातिलों को अगर सज़ाए मौत हो जाए और उनको एक सज़ा मिल जाए और इंसाफ होता हुआ नजर आए। सर बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे नदीम साहब कि आज उसामा सत्ती कत्ल केस का फैसला अदालत ने सुनाया और बहुत बड़ा फैसला है। 2 मुल्जिमान को सज़ाए मौत दी गई है और 3 को उम्र कैद दी गई है। जाहिर है वो जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल गया है, क्या कहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये हमें जाना ये बहुत अच्छा दिन दिखाया है कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है और जिसकी हमें इस इंसाफ की तवक्को नहीं थी। जो मौजूदा हालात हैं हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के, तो इस इंसाफ की हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन अल्लाह का बहुत करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमें जाना इस अपने बच्चे का के कातिलों को सज़ा हुई है और हमें इंसाफ मिला है। तो यही है कि हम इस बात पे मुतमईन हैं। बाकी बच्चा तो हमारा वापस नहीं आ सकता है। हम लोग बस ज़ाहिर है उसकी जाना जो हमारे जुदाई है उसको तो हम हमारे साथ सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन ये जो है जो इस फैसले से सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए, पूरे हमारे जाना वो माशरे के लिए जाना इसका इम्पैक्ट जाना वो बहुत अच्छा पड़ेगा और आगे जाना वो इन लोगों को, इन जो दरिंदों को जो पुलिस की वर्दी में होते हैं, इनको जाना दोबारा जरूरत नहीं होगी कि ये जाना इसका काम करेंगे। सही कह रहे हैं आप। वाकई इससे एक सबक भी मिलेगा। ये 2 जनवरी को जब उसामा सत्ती को पुलिस एहलकारों ने कत्ल किया था, बहुत ही तकलीफ दे वो बात थी और यकीनन अल्लाह पाक को आपको सब्र भी दे। ये सवाल करना भी बड़ा अजीब सा लगता है कि सब्र का कहना आया किसी को कि जिनका जवान बेटा चला गया हो। मैं जानना चाहती हूँ कि आप वालिद साहब हैं, कैसा था आपका बेटा, कैसी शख्सियत थी उसकी और किस तरह से गुजरा आपका ये पूरा साल? उसामा तो बहुत ही मतलब आपने देखी होंगी उसकी तस्वीरें जाना वो वायरल हुई है। मतलब कितना खुश शक्ल और खुश मजाज देखें चेहरे से नज़र आ जाता है बंदे की कि जाना वो कितनी जाना वो खुश मजाजी किया होगी और जो उसका जाना वो एक जो डेथ हुई है, जो शहादत उसको मिली है, उससे भी जाना वो उसकी जो कैरेक्टर का, उसके जना जो आपके उसका मासूमियत का जना अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके अलावा जना जो केस में हमने 2 साल हमने जाना वो बड़े ही मुश्किल से ये केस लड़ा है। तो जना वो पहले 88 टूट गई क्योंकि हमारे मुकाबल जाना जो एक जो हमारे मुखालिफ थे वो एक बहुत बड़ा एक माफिया था। सही बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह ताला ने आपको इंसाफ दिया, अदालतों से आपको इंसाफ मिला है। बहुत शुक्रिया वालिद उसामा सत्ती। हमारे उसामा सत्ती कत्ल केस का आज फैसला अदालत ने सुनाया। 2 जनवरी को पुलिस एहलकारों की फायरिंग से कत्ल होने वाले उसामा सत्ती। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ सियासी मौज़ूआत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और यहाँ पर मैं आपको बड़ी अहम डेवलपमेंट के हवाले से बताना चाहती हूँ। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने IG KP को अब तब्दील करने का फैसला कर लिया है और ज़राए के मुताबिक वफाक ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न से नाम भी मांग लिए हैं। मौज़म जा जो कि अभी IG KP हैं उनको हटाने का फैसला किया गया, उनकी जगह IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वज़ीर को लगाने का ये फैसला जो है वो सामने आ रहा है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनको नया IG KP लगाया जाएगा। सईद वज़ीर जो कि पहले भी KP में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां और खिदमात जो हैं वो सर अंजाम हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया। ये अब नई डेवलपमेंट सामने आई है, प्रेशर था हुकूमत पर, वफाक पर, और ये जो नाम सामने आ रहा है कि IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वज़ीर को लगाया जाएगा, क्या बताएंगे आप?
देखिए फिलहाल इस्लामाबाद में जो मुख्तदर हल्के हैं जिनके अंदर ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन कर रही है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं और वफाकी हुकूमत शायद ये ख्याल जाहिर कर रही है कि आईजी जो मौज़म जा साहब हैं उनकी जगह सैयद वजीर आईजी गिलगित बल्तिस्तान को रिप्लेस किया जाए। हम अंदरूनी तौर पे जो पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी बात हुई है, केयर टेकर सेटअप से बात हुई है, उनका ये कहना है कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी तजवीज़ नहीं आई, लेकिन इस्लामाबाद में ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से रिकमेंडेशन और नाम मांगे गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। और इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंक्वायरी है जो पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था उसकी, और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि इस इंक्वायरी के बाद शायद आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली होगी। लेकिन अपेरेंटली यही नजर आ रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप है और गवर्नर हैं या जो मरकजी हुकूमत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो आईजी काम करते रहें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनीज में थे या उनको पिछली हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाया था। लिहाजा वो चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले वो अपनी मर्जी का पुलिस सेटअप भी यहाँ पे लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी लेके आए। और जैसे बार बार जो केयर टेकर कैबिनेट के ऊपर बातें उठ रही हैं, देखिए पीटीआई बार बार ये कह रही है कि उनको किसी तरीके से एतमाद में नहीं लिया गया, और वो विजिबली नजर भी आ रहा है कि जितने केयर टेकर सेटअप के अंदर मिनिस्टर्स हैं वो या तो JUIF के नॉमिनी हैं या वो पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हैं या वो इस वक्त PMLN और दूसरी जो PDM की जमातें हैं वो उनके करीबी लोगों में शामिल हैं जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है। बिल्कुल ये बात अब मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी नहीं है, इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए कि आया एक ऐसा कंट्रोवर्शियल केयर टेकर सेटअप क्या वो वाकई सूबे के अंदर ऐसे इंतखाबात करा सकता है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअली तहफ़्फ़ुज़ात केयर टेकर सेटअप के हवाले से हैं कि वो अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लेकर आना चाहते हैं, जो बात इमरान खान साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं। एक्चुअली वजूहात ये नहीं है, ज़्यादा वजूहात ये नहीं है कि एक इंक्वायरी बैठनी है पेशावर धमाके के बाद और उसको एक साफ और शफाफ रंग देने के लिए ये तब्दीली की जा रही है। शराजी साहब नहीं, मेरे ख्याल में मैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौज़म जा साहब एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है। बिल्कुल जो पुलिस फोर्स है वो उनके कमान में बाकायदा लड़ भी रही है। दहशतगर्दी के हमले अपनी जगह पे उसके मुख्तलिफ मुहरकात हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं है कि पेशावर बम धमाके की दोनों वजूहात आप कह रहे हैं जिसकी वजह से ये तब्दीली जो है वो करने का शायद फैसला किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिशा शिराजी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, और ये सारी सूरत हाल हमें बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन अपने सेगमेंट बोल अवाम आगाही, जिसमें हम आज बात करेंगे जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की। ख़वातीन ना घर में महफूज हैं, ना घर से बाहर, ना सूरज की रोशनी में, ना सूरज ढलने के बाद। पाकिस्तान ना सिर्फ मुआशी बहरान का शिकार है बल्कि शदीद जिनसी बहरान का भी शिकार हो गया है। 2 दिन कबल यानी हफ्ते की रात पंजाब के शहर खानका शरीफ से एक अफसोसनाक खबर आई, जहां 2 अफराद ने असलहे की जोर पर 15 साल लड़की को उसकी मां के सामने गैंग रेप का निशाना बनाया। फिर उससे अगले ही दिन यानी कि इतवार को कुछ ऐसी खबर मंजर आम पर आई, लेकिन किरदार और जाय वक़ुआ मुख्तलिफ थे। इस बार ये खबर थी कराची के इलाके बल्दिया टाउन से, जहां एक 9 माह लड़की को 4 अफराद ने अगवा करने के बाद गैंग रेप का निशाना बनाया। फिर 2 खबरें और सामने आई। पहली पंजाब के इलाके विहाड़ी से, जहां पर मकामी जनरल बस स्टैंड पर खड़ी बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक की नोक पर बस होस्टेस का रेप किया, और F9 दूसरी जगह इस्लामाबाद पार्क, जहां पर बंदूक के जोर पर खातून का गैंग रेप किया गया। विहाड़ी में बस होस्टेस का मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि इस्लामाबाद के F9 पार्क में गैंग रेप के वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम का खाका भी जारी कर दिया गया। मुतासरा लड़की के मुताबिक गैंग रेप का यह वाक़या बरोज़ जुमेरात पेश आया, जब वो चहलकदमी के लिए दोस्त के साथ पार्क आई थी। मुसल्लह अफराद ज़बरदस्ती पार्क से लड़की को ले गए, तशद्दुद किया और उसके बाद जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया। दरिंदों ने ज़्यादती के बाद लड़की को सूरज ढलने के बाद चहलकदमी के लिए ना निकलने की हिदायत भी की। कि क्या मुल्क है जहाँ मोटरवे पर एक माँ को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। CCPO जाता है, फिर लाहौर खातून के रात को अकेले निकलने पर सवाल उठाए जाते हैं।
जहां मासूम बच्चे घर से निकलते हैं लेकिन वो वापस ही नहीं आते। कुछ दिन बाद वो किसी कचरे के ढेर से उनकी लाशें मिलती हैं। जहां एक खातून पार्क में चहलकदमी नहीं कर सकती, जहां का सिक्योरिटी गार्ड जिसे कंपनी और मुलाजमों की हिफाजत के लिए रखा जाता है, वही खातून मुलाजिम को दरिंदगी का निशाना बनाता है। ये कितने अफसोस की बात है कि हम बार बार इन केसेस के ऊपर बात करते हैं, बात के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर कानून है बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। अमरीन साहिबा, बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं जिन पर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या वजह है कि हम बात भी करते हैं, कई दफ़ा इस तरह के जो दरिंदा सिर्फ लोग होते हैं वो गिरफ्तार भी होते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस मुल्क में कन्विक्शन रेट 0.2% है। हर 2 घंटे के बाद एक औरत पाकिस्तान में रेप होती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे। और क्या नज़र आता है? कुछ भी नहीं। कोई इंसाफ नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इनफैक्ट अभी दिन ब दिन चीज़ें और बुरी होती जा रही हैं क्योंकि कोई निज़ाम नहीं है, इंसाफ का निज़ाम नहीं है। और इवन दो आपके पास एंटी रेप एक्ट आई है जिसकी मैं भी स्पेशल कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं मेंबर हूँ, और उसमें बहुत हमने मेहनत की है और बहुत मेहनत के बाद ये लॉ जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाया है। मगर नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी कि उसका नाम भी आया हो या उसके प्रोसीजर्स को इस्तेमाल भी किया हो। तो ये जो है सारा जो प्रोसीजरल एरर है, और उससे पहले कि ठीक है खाके आ गए मगर कभी भी एक तो अब मिल नहीं रहे लोग, कब ये जाके ये लोग पकड़े जाएंगे और कब उनका ट्रायल शुरू होगा, कब इनसे एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, दैट इज़ येट टू बी सीन। जो ऑफेंस था वो तो कमिट हो गया, लड़की को रेप उसका उन्होंने कमिट कर लिया, और एक जो खौफ हरास है जो औरतों में अब फैला जा रहा है, और अब बच्चियों को बाहर निकालने से, घर से निकलने से, जाने से पहले एक खौफ आता है, स्कूल जाने से पहले अब खौफ आता है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। नहीं, मुझे बताएं ना बैरिस्टर साहिबा कि हमारा तो निज़ाम भी ऐसा है ना कि एक लड़की जिसका रेप हुआ है उससे सवालात ऐसे किए जाते हैं, उससे गवाह ऐसे मांगे जाते हैं कि वो फिर कैसे आगे केस बढ़ेगा, कैसे सजाएं होंगी। अच्छा, अब ये जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें, और जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अब आप किसी को पर्सनली विक्टिमाइज नहीं करेंगे। एक विक्टिम को जो ऑलरेडी जिसके साथ एक बुरा वाकया पेश आया है, आप उसको हरास नहीं कर सकते अदालत में क्वेश्चनिंग के दौरान। और दूसरी बात ये कि इन ट्रायल, इन कैमरा ट्रायल्स होंगे, और विटनेस प्रोटेक्शन का भी उस कानून में लिखा हुआ है। क्या ये इस्तेमाल होंगे? दैट इज येट to be seen, and I've seen के मैडम आयशा जो इसको चेयर कर रही हैं लॉ मिनिस्ट्री में, ये देखना होगा कि फिर ये किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पूरे मुल्क में जो रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें कराची बल्दिया टाउन का भी एक केस है जिसमें एक 15 साल की लड़की जिसे नाजरीन अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ भी इज्तिमाई ज़्यादती की गई। पुलिस ने मुलजिम साजिद को गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज किया है। 4 मुलजमान ने लड़की को नशा आवर चीज़ पिलाकर अगवा किया, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस सर्जन की जानिब से लड़की के साथ की तस्दीक कर दी गई है। खुर्रम गुलजार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक? जी बिल्कुल, ये मामला है बल्दिया टाउन में 15 साल लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का मामला था। 4 मुल्जिमान इसमें नामजद किए थे, जिसमें से एक मुल्जिम साजिद जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 मुल्जिमान अब भी इस वाक़े में जो मुलविस थे वो मफरूर हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तफ्तीश बल्दिया टाउन इन्वेस्टिगेशन से अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ट्रांसफर कर दी गई है, जो कि मजीद इस केस की तफ्तीश करेगी। साथ ही पुलिस सर्जन की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी इस लड़की के साथ ज्यादती की तस्दीक की गई है। साथ ही पुलिस का कहना यह है कि ये ज्यादती साबित हुई थी। एक शख्स गिरफ्तार है, 3 अभी भी मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया आपको खुर्रम गुलजार कर रहे थे सारी सूरत हाल से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा।
गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।